दो केव डाइवर्स ने अपनी डाइव को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी इस एक्सप्लोरेशन की सफलता एक छोटे से फैसले पर टिकी होगी। ये कहानी है सैक एक्टन केव डाइविंग एक्सीडेंट की, जो एक फेटल ब्रेकडाउन में बदल गई। हंस और स्टेफन बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज वो एक स्पेशल डाइव प्लान कर चुके थे। वो मेक्सिको के टुलुम में थे और इस एडवेंचर के लिए खास तौर पर जर्मनी से आए थे। इन दोनों को केव डाइविंग का अच्छा खासा तजुर्बा था क्योंकि वो पूरी तरह से सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे। हांस के पास 100 से ज्यादा डाइव्स का एक्सपीरियंस था और स्टेफान ने भी 50 से ज्यादा केव डाइव्स कर रखी थी। इसलिए दोनों ही अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। स्टेफान पहले भी एक बार मेक्सिको में केव डाइविंग के लिए आ चुका था, लेकिन हांस को इन गुफाओं का ज्यादा अच्छा आइडिया था। वो पहले कई बार यहाँ डाइव कर चुका था। हांस 47 साल का था और स्टेफान 37 का। दोनों ही पूरी तरह फिट और हेल्दी थे और किसी भी मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार थे। उनका आज का प्लान था कि वो सेनोट सिम्बा को एक्सप्लोर करेंगे। सेनोटे दरअसल एक ऐसा ओपन पॉन्ड होता है जो तब बनता है जब कोई अंडर वाटर टनल धंस जाती है। इसका मतलब होता है कि एक नेचुरल पूल क्रिएट होता है जो पानी से भरी एक अंडरग्राउंड टनल से जुड़ा रहता है। सिस्टमा सैक एक्टन ये एक ऐसा अंडर वाटर टनल सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े केव सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसमें लेबिरिंथ की तरह पाथवेज, टनल्स और बहुत संकरे रास्ते होते हैं जो केव डाइवर्स के लिए बहुत रोमांचक साबित होते हैं। सेनोटे सिम्बा से निकलने वाला रास्ता कई और सेनोट्स तक जाता है। यहाँ की जटिल संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य हर केव डाइवर को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस एक्सप्लोरेशन में आगे क्या हुआ? कौन सा ऐसा फैसला था जिसने इस एडवेंचर को एक खतरनाक एक्सीडेंट में बदल दिया? आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने हांस और स्टेफान की जिंदगी को एक मोड़ पर ला खड़ा किया? कोलिम्बा से ग्रैंड सेनोट तक पानी की तेज धारा बहती है जिससे बाहर निकलने का रास्ता काफी आसान हो जाता है। पानी की यह धारा पीठ के पीछे से पुश देती है जिससे डाइवर्स को आसानी होती है। हंस और स्टेफान ने इस धारा का फायदा उठाकर मुचास मेज को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। वो डाइविंग के दौरान हर पल को रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि उनकी पूरी यात्रा डॉक्यूमेंट हो सके। दोनों ने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उनके पास 2 साइड माउंट टैंक्स थे और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि डाइव के पहले 30 मिनट के अंदर ही स्टेजिंग बॉटल्स छोड़ दी जाए। स्टेजिंग बॉटल्स दरअसल एक्स्ट्रा एयर टैंक्स होते हैं जो डाइविंग पाथ के साथ बैकअप के लिए रखे जाते हैं ताकि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इस्तेमाल किया जा सके। उनका प्लान था कि वो वापस कोलिम्बा की तरफ ही लौटेंगे और वहीं से बाहर निकलेंगे, लेकिन यह एक रिस्की डिसीजन था। डाइव का दूसरा हिस्सा ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि इसमें उन्हें पानी की धारा के खिलाफ तैरना था। साथ ही उन्हें बेहद तंग रास्तों और संकरी जगहों से निकलना था जहां मूवमेंट करना आसान नहीं था। इस दिन और भी कई डाइवर्स की टीमें अंदर जा रही थीं। हालांकि हर टीम को 1 घंटे के अंतराल में भेजा जा रहा था जिससे किसी भी तरह की भीड़ भाड़ न हो। हंस और स्टेफान ने 14 नवंबर 2018 बुधवार को सुबह 10:30 पर सेनोट में एंट्री ली। उनका प्लान फिक्स था और वो अपनी इस डाइव को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। डाइव का शुरुआती हिस्सा काफी चुनौतीपूर्ण था। यहाँ कई संकरे रास्ते थे जहां से निकलना आसान नहीं था। हंस और स्टेफन के पास साइड माउंट टैंक्स थे जिससे उनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी और वो आसानी से खुद को एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन बोआ रिस्ट्रिक्शन नाम की एक जगह थी जहां से निकलने के लिए बेहद सावधानी और स्लो मूवमेंट की जरूरत थी। जहां कुछ रास्ते इतने तंग थे कि उनकी चौड़ाई सिर्फ 18 इंच थी। हंस और स्टेफन बड़ी सावधानी से इस भूल भुलैया से गुजर रहे थे, कभी खींचकर तो कभी धक्का देकर। उन्होंने हर जरूरी जगह खुद को एडजस्ट किया। वो एक दूसरे का इंतजार करते रहे ताकि दोनों साथ आगे बढ़ सकें। डाइविंग के दौरान दोनों ने बारी बारी से कैमरा संभाला। एक डाइविंग पाथ को पार कर रहा होता तो दूसरा उस पल को रिकॉर्ड कर रहा होता। डाइविंग के 28 मिनट पूरे होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब स्टेजिंग टैंक्स छोड़ने का वक्त आ गया है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने काफी लंबी दूरी तय कर ली है और उनके स्टेजिंग बॉटल्स की आधी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो ये कि उन्होंने असल में अभी तक कोलिम्बो के पहले सेक्शन को भी ठीक से पार नहीं किया था। वीडियोग्राफी ने उनकी स्पीड को काफी स्लो कर दिया था जिससे उन्हें लग रहा था कि वो आगे बढ़ चुके हैं, पर हकीकत में
जिस जगह उन्होंने टैंक्स छोड़े थे वहां वो सिर्फ 15 मिनट में ही पहुंच सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी डाइविंग जारी रखी और परमानेंट कोलिम्बा लाइन पर आगे बढ़ते रहे। सैस्कैटून सिस्टम के अंदर कई परमानेंट लाइंस थीं जो अलग अलग कोर्ट्स से जुड़ती थीं। अगर किसी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाना हो तो उसे अपनी जंप लाइन लगानी होती थी। यह जंप लाइन न सिर्फ दो रास्तों को जोड़ने का काम करती है बल्कि यह संकेत भी देती है कि इस रास्ते पर कोई डाइवर्स मौजूद है। हंस और स्टेफान ने अपनी जंप लाइंस लगाई और साथ ही कुकीज भी प्लेस की। कुकीज छोटे प्लास्टिक क्लिप्स होते हैं जिन्हें डाइवर्स डायरेक्शन मार्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर डाइवर अपनी अलग कुकी लगाता है जिससे वह खुद अपनी दिशा को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट रह सके। गहरे पानी के अंदर इन मार्कर्स का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। इससे यह तय रहता है कि कोई भी डाइवर्स भटक न जाए, भले ही दूसरे डाइवर्स कुछ भी कर रहे हों। हंस ज्यादा एक्सपीरियंस डाइवर था, लेकिन स्टेफन भी अपने अनुभव के हिसाब से अच्छे से समझता था कि आगे किस तरह के खतरे हो सकते हैं। पर सबसे अनुभवी डाइवर्स भी ऑक्सीजन के बिना नहीं बच सकते। जब उन्होंने मूचाज मेज लाइन पर जंप किया तो दोनों ने एक्सप्लोरेशन को काफी एंजॉय किया। वो हर रास्ते से गुजरते रहे और अपने हर कदम को रिकॉर्ड करते रहे। मूचाज मेज पार करने के बाद उन्हें एक और जंप लाइन सेट करनी थी ताकि वो पासो डे आरो मेन लाइन तक पहुंच सके। अब तक उनके डाइविंग को 75 मिनट हो चुके थे और उनके डाइव कंप्यूटर्स के अनुसार अब वापस लौटने का सही समय था। यही वो मोमेंट था जब उनकी डाइविंग का सबसे क्रिटिकल पॉइंट आया। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, उन्हें अपने टैंक्स में एयर की अनयूजुअल डिप्लीशन महसूस हुई। अब तक करंट की वजह से बाहर निकलना आसान लग रहा था, लेकिन लगातार वीडियोग्राफी ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो रूल ऑफ थर्ड्स को पार कर चुके थे। नॉर्मल डाइविंग कंडीशंस में डाइवर्स अपनी कुल ऑक्सीजन का 1/3 हिस्सा बाहर जाने में, 1/3 हिस्सा वापस लौटने में और आखिरी 1/3 हिस्सा इमरजेंसी के लिए बचाते हैं। लेकिन अब वो इस लिमिट को क्रॉस कर चुके थे। जैसे ही उन्हें इस गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तेजी से वापसी का रास्ता पकड़ा। उन्होंने पासो डी आरो और मुचा का मेज के बीच रखी जंप लाइन को हटाया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। डाइविंग के 93 मिनट पूरे हो चुके थे और वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी जारी थी। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, हालांकि वे शेड्यूल से थोड़ा पीछे चल रहे थे। फिर 7 मिनट बाद उन्होंने मुचास मेज और मेन कोलिम्बा लाइन के बीच की जंप लाइन खींचनी शुरू की। अब उनका सामना होने वाला था कोलिम्बा पाथवे के सबसे टाइट और घुमावदार रास्तों से। यहीं पर उन्हें अपने डाइविंग का सबसे डरावना मोमेंट देखने को मिला। उनकी ऑक्सीजन अब काफी कम हो चुकी थी और उन्हें एक बड़ा डिसीजन लेना था। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो करंट के खिलाफ तंग और स्लो टनल से रास्ता बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर पानी के बहाव के साथ बड़े खुले रास्तों से ग्रैंड सेनोटे की तरफ बढ़े। स्टेफान ने अपने वेट नोट्स पर एक सवाल लिखा, ग्रैंड सेनोट ओके? हंस ने जवाब दिया, नो मैटर वेयर, आउट। अब एयर की डिमिनिशिंग सप्लाई और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। उन्हें अब देर नहीं करनी थी, उन्हें फौरन एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ना था। भले ही उनके बेल आउट टैंक्स ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता था। उन्होंने लंबे लेकिन उम्मीद से ज्यादा तेज रास्ते से ग्रैंड सेनोटे की तरफ बढ़ने का फैसला लिया। डाइविंग के 106 मिनट पूरे हो चुके थे जब उन्होंने मुचास मेज में री एंट्री की और तेजी से पासो डे आरो मेन लाइन की तरफ बढ़ने लगे। इस बार उन्होंने काफी एफिशिएंसी से मूव किया और जल्दी से मेन लाइन पकड़ ली। अब वो मेन लाइन के जरिए अपने सबसे नजदीकी एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। गुफा की दीवारों पर बने बड़े एरो मार्कर्स उन्हें सही दिशा दिखा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें गुफा की दीवारों पर बने बड़े एरो मार्कर्स दिखाई दे रहे थे। ये इस बात का इशारा था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। स्टेफान ने जब अपनी टैंक्स चेक की तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी टैंक्स लगभग खाली हो चुकी थीं और वो घबराहट में आ गया। हांस ने फौरन अपनी एक्स्ट्रा रेगुलेटर हॉर्स निकाली ताकि स्टेफान उसके एक टैंक से ऑक्सीजन शेयर कर सके। अब दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि पैनिक न करें, लेकिन उनके हार्ट बीट बढ़ चुके थे और उनकी सांसें तेज चलने लगी थीं। टैंक प्रेशर चेक करने के बाद एक झटके में उन पर डर हावी हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि हवा उम्मीद से ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है।
वो जितना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनकी ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी खत्म हो रही थी। पासो दे आरो लाइन के आखिर में पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें फूलने लगीं। अब वो दोनों शेयर की हुई आखिरी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक खौफनाक मोमेंट आया। टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था। स्टेफान को एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो घबराहट में तेजी से एग्जिट की तरफ तैरने लगा। हंस सदमे में खड़ा रह गया। उसकी अपनी टैंक्स भी पूरी तरह खाली हो चुकी थीं और उसने देखा कि स्टेफान अपनी बची खुची हवा का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने के लिए भाग रहा था। अब वो हॉट ओटी एग्जिट पॉइंट के पास थे, जो बस कुछ 100 फीट की दूरी पर था। यही वो पल था, जीवन और मौत का फैसला करने वाला मोमेंट। इस दौरान बाकी डाइवर्स सतह पर लौट चुके थे, लेकिन हांस और स्टेफान वहां नहीं थे। जब अगला ग्रुप आया तो उन्होंने ग्रैंड सेनोटे की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। डाइव शॉप को तुरंत खबर दी गई। रेस्क्यू टीम ने नए टैंक्स उठाए और तुरंत कोलंबा लाइन से नीचे जाकर उनकी तलाश शुरू की। टी जंक्शन पर उनके लगाए हुए लाइन मार्कर्स दिखे, जिससे पता चला कि वो किस ओर गए थे। जैसे ही टीम पासो डे अरो लाइन पर आगे बढ़ी, उन्हें अचानक टनल की फर्श पर एक फ्लैश लाइट दिखाई दी। कुछ ही दूरी पर गुफा के बीचों बीच हांस का शरीर पड़ा था। उसका मास्क और हेलमेट हटे हुए थे और टैंक्स पूरी तरह से खाली थे। टीम ने तुरंत इस लोकेशन को मार्क किया और स्टेफन को खोजने के लिए आगे बढ़ी। कई रास्तों को चेक करने के बाद वो हॉट कोट एग्जिट की तरफ मुड़े। थोड़ी ही दूरी पर पानी के आर पार से नोट की रोशनी झलक रही थी और वहीं सतह से सिर्फ 60 फीट दूर स्टेफन का लाइफलेस बॉडी पड़ा था। उसकी दोनों टैंक्स भी पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। इतने सालों की एक्सपीरियंस और कई सर्टिफिकेशंस के बावजूद हांस और स्टेफान इस गुफा के लंबे टनल में फंस गए थे, जहां उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। वो करंट के साथ तैरते हुए शायद प्लान से ज्यादा ऑक्सीजन खर्च कर चुके थे और जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेफान के पास शायद थोड़ी सी रिजर्व हवा बची थी, जिसने उसे हॉटोल एग्जिट तक धकेला। वो ऊपर चमकती रोशनी देख सकता था, लेकिन अफसोस वो सतह तक नहीं पहुंच पाया। बाद में इस घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। उनकी वीडियो फुटेज, बॉडी लोकेशंस, डाइव कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट कंडीशन को एनालाइज किया गया। नतीजा साफ था, ये एक गैस मैनेजमेंट का मामला था। अगर उन्होंने पहले ही लौटने का फैसला कर लिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें करंट के खिलाफ तैरकर लौटना था और इसके लिए ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। केव डाइविंग की दुनिया बेहद अनफॉरगिविंग होती है। यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है।